तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक और न्यू डोंगवा सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। क्योंकि ये सीरीज IQI ने रिलीज की है और इसकी रैंकिंग भी बिल्कुल टॉप लेवल की है, तो इसीलिए ये सीरीज आगे चलकर आप लोगों को BTTH और सोल लैंड की बराबरी करते हुए नजर आएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज शुरू में आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, मगर 2-4 एपिसोड देखने के बाद आप लोग भी इस सीरीज के दीवाने हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक सफर पर निकला हुआ होता है। इसका नाम है चेन शेंग। वो रात को एक जगह रुककर आराम करने के लिए बैठ जाता है और आग जलाकर खाना खा रहा होता है जब वहां पर एक परिंदा आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर अपना खाना उसे दे देता है और खुद वहां से चला जाता है। मगर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से दो अलग अलग डायरेक्शन तो दो रास्ते जाते थे, मगर उसे पता नहीं था कि उसे किस तरफ जाना है। मगर अचानक से वही बर्ड जिसे उसने खाना खिलाया था वो उसका मैप लेकर फौरन से एक स्टोन की तरफ जाता है और उस स्टोन के ऊपर वो मैप रख देता है, जिसके बाद चेन शेंग को पता चलता है कि जिस डायरेक्शन की तरफ उसे जाना है वो रास्ता इस तरफ है। ये लड़का असल में डिवाइन कैपिटल की तरफ जा रहा था, जहां जाकर वो एक अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है। और अगले सीन में हमें हेवनली डाउ अकेडमी को दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हुए होते हैं क्योंकि वहां पर नए डिसाइपल का एग्जाम लिया जाने वाला था और जो भी डिसाइपल एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता था उसे वहां पर पहले क्वालिफिकेशन के लिए एक छोटा सा टेस्ट पास करना होता है। और वहां मौजूद एक मोटा लड़का क्वालिफिकेशन के लिए फौरन से एक दरवाजे की तरफ जाता है और अपना कल्टिवेशन लेवल चेक करते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाता और उसे एक जोरदार धचका लगता है, जिससे वो वहां से नीचे आ गिरता है। और सारे ही लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये आटे की बोरी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आई है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरो रिफाइनमेंट से पहले कोई भी बंदा इस लॉक को ओपन नहीं कर सकता है, ना ही ये दरवाजा इतनी आसानी से खोला जा सकता है। कम से कम भी मेरो रिफाइनमेंट रियलम तो लाजमी अचीव कर लेना चाहिए। मगर वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच चुका था और वो उस मोटे को उसका फैन वापस करता है, जिस पर वो मोटा हैरान होता है कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं मगर ये मुझे मेरा फैन वापस कर रहा है। मगर जैसे ही चेन शेंग वो उस एग्जाम के लिए उस डोर को ओपन करने के लिए जाता है तो वहां पे मौजूद एक लड़का उसे रोकता है और कहता है कि जरा एक मिनट रुको। वो उसकी पल्स चेक करता है, जिसके जरिए वो उसका कल्टीवेशन लेवल मालूम कर लेता है और कहता है कि जरा सब लोग सुनो तो सही, ये लड़का न सिर्फ मेरो रिफाइनमेंट से भी गया गुजरा है बल्कि इसका कल्टीवेशन लेवल तो नील बटा सन्नाटा है। यानी कि इसे कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे लोगों को सड़ा हुआ अंडा कहा जाता है। मगर चेन शेंग कहता है कि मैंने अभी अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की है और मैं अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। मगर बाहर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि लगता है ये बंदा अपना दिमाग घर भूल आया है, ये बगैर किसी कल्टीवेशन लेवल के टॉप रैंकिंग की हेवनली डाउ अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है। लगता है पता नहीं सुबह सुबह किस मनोज का मुंह देख लिया जिसकी वजह से एक के बाद एक बेकार शख्स यहाँ पर मिल रहा है। ये अकेडमी वो अकेडमी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंकिंग के जीनियस आते हैं। मगर चेन शेंग उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है, जिस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि जाओ तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। वो लोग आपस में बेट लगाते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे बताओ कि उस एनर्जी पुश की वजह से ये कितना दूर जा गिरेगा। मगर चेन शेंग वो उस डोर की तरफ देखता है, वहां पर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है। जैसे ही वो उस पर अपना हाथ रखता है तो कुछ भी नहीं होता, जिस पर बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं कि अरे मुन्ने जरा उसे पूछ तो करो, ऐसे वो काम नहीं करेगी। ये सुनने के बाद जैसे ही चेन शेंग उसे पुश करता है तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और चेन शेंग को कुछ फील होता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके उस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से रियलाइज करता है। उसे पता चलता है कि ये फॉर्मेशन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। इसके ऊपर ये जो प्लेट्स लगी हुई है ये हमारी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एसेंस को खींच लेती है और उसे टेस्ट करती है। और हमारा ट्रू एसेंस वो इस लॉक के बिल्कुल अंदर कोर में जाकर सिक्योर हो जाता है। अगर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस लॉक को खोलने के लिए काफी ना हो तो फिर हमें इस फॉर्मेशन के जरिए इस गेट को ओपन करना होगा। मगर उसके लिए पहले इस फॉर्मेशन को एक्टिव करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो पूरे के पूरे मैकेनिज्म को ही खोलकर चेक कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड
स्पेस में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उसका माइंड एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी होती है। और यूं समझ लो कि ये बंदा भी चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। वो अपने माइंड में मौजूद कुछ स्क्रिप्चर्स को रीड करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सारी की सारी स्क्रिप्चर्स और सारी बुक्स उसने पहले से ही रीड कर रखी है, और ये सारी की सारी उसके माइंड के अंदर सिक्योर हो चुकी है। तो उसे हर चीज का पता है कि कौन सी बुक में किस तरह की नॉलेज मौजूद है। वो उन स्क्रिप्चर्स के जरिए फौरन से उस फॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए बहुत सारे लेटर्स चूज करना शुरू करता है, और देखते ही देखते जब वो उस फॉर्मेशन को कंप्लीटली अनलॉक कर लेता है तो फिर वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि इसने बगैर किसी कल्टीवेशन रियल नाम की ये दरवाजा कैसे खोल दिया। वहां उस गेट के ऊपर एक और लड़का बैठा हुआ होता है जो ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि ये लड़का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर उस गेट के अंदर से एक मास्टर चेन शेंग पर हमला करने के लिए आता है। तो ऊपर मौजूद वो लड़का फौरन से चेन शेंग को सटीक से बचा लेता है, जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस लड़के ने हमारे रूल्स को तोड़ा है। मगर वो यंग लड़का कहता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल तो है ही नहीं, तुम एक आम लड़के से लड़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन यूज कर रहे हो, कितनी शर्म की बात है। इतने में वहां पर उस एकेडमी का डीन भी आ जाता है, और वो डीन आते ही एल्डर साउ से कहता है कि तुम इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, और तुम लोग किस मैटर पे इतनी बहस कर रहे हो। तो एल्डर साउ कहता है कि इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल 0 है, मगर उसके बावजूद इसने मेरे मैकेनिज्म को अनलॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि इसने कोई चीटिंग की है, और इसके लिए इसे पनिश भी किया जाना चाहिए। मगर चेन शेंग वो उस मास्टर से कहता है कि बाहर लगे हुए नोटिस के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ इस दरवाजे को ओपन करने का कहा गया है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि इसे ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ये बात एल्डर साउ को बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि नोटिस, कौन सा नोटिस, वो तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, और वैसे भी इस दरवाजे पे लगी हुई वो ब्लैक प्लेट वो बगैर कल्टीवेशन रियल के तो अनलॉक हो ही नहीं सकती, तो फिर आखिर तुमने इसे कैसे अनलॉक कर दिया। वो एल्डर साओ किसी भी सूरत पर उस लड़के को अपनी एकेडमी में लाना नहीं चाहता था, मगर चेंग शियन वो भी ठान चुका था कि उसे अब एडमिशन लेना है तो इसी एकेडमी में ही लेना है। वो उन लोगों को एकेडमी के रूल्स याद दिलाता है और उन लोगों को बताता है कि तुम्हारी एकेडमी के रूल्स के हिसाब से चैप्टर 17 स्टैच्यू 4 और क्लू नंबर 8 में एनोटेशन साफ साफ लिखी है। उसमें कहा गया है कि एग्जाम वो सोलो स्टैंडर्ड लेवल का है, और आज से 11 साल पहले जस्टिस ब्यूरो ने एक प्रेसिडेंट भी इसके लिए सेट किया था। मगर एल्डर साउ कहता है ये सब बकवास है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मगर वहाँ खड़ा हुआ डीन कहता है कि हाँ, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तुम एकेडमी में आ सकते हो। मगर चेन शेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अपने साथ उस लड़के को भी ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़का खुद भी हैरान हो जाता है कि मैंने तो एग्जाम पास भी नहीं किया, फिर भी ये मुझे ले जाना चाहता है, और सब लोग हैरान होते हैं। मगर उन सबके सामने चेन शेंग वो उस मोटे को भी अपने साथ अंदर ले जाता है, जिसके बाद एल्डर साउ कहता है कि इसके लिए तो मैं ऐसा एग्जाम लिखूंगा कि ये सारी जिंदगी उसे सोल्व नहीं कर पाएगा। और फिर जब एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो हमें बताया जाता है कि एल्डर साउ ने यहाँ पर 36 स्क्रॉल्स मंगवाए थे, और उसने इतने मुश्किल मुश्किल सवाल उस पर लिखे थे कि अच्छे अच्छू का उससे पसीना छूटने वाला था। वो सब लोगों से कहता है कि टाइम कंप्लीट होने से पहले तुम लोगों को ये सारे स्क्रॉल्स कंप्लीट करने हैं, और हर एक स्क्रॉल के लिए तुम लोगों को लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। अगर तुम लोगों ने उस लिमिटेड टाइम के अंदर एक स्क्रॉल कंप्लीट ना किया तो तुम्हें उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये वाले रूल्स भी एल्डर साउ ने अभी अभी सिर्फ और सिर्फ चेन शेंग के लिए ही बनाए थे। मगर जैसे ही वहाँ पर एग्जाम शुरू होता है और चेन शेंग देखता है कि उन स्क्रॉल्स के अंदर जितने भी सवाल लिखे गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है, और इतनी मुश्किल हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं कि उन्हें पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मगर क्योंकि चेन शेंग वो अपनी तैयारी करके आया होता है और उसके पास माइंड में ऑलरेडी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद होती है, तो वो हर सवाल के लिए अपने उस माइंड लाइब्रेरी का सहारा लेता है, क्योंकि उसने जितनी भी बुक्स पढ़ी होती हैं वो सारी की सारी एक तरह से स्कैन होकर उसके माइंड में सेव हो गई थी, और उसका माइंड कंप्यूटर की तरह हर एक चीज को बहुत ही आसानी
आसानी से ढूंढ कर निकाल लेता है, जिससे वो बहुत ही आसानी से हर सवाल का जवाब लिख लेता है। मगर दूसरी तरफ एल्डर साओ वो बस इसी इंतजार में था कि बस अब मौका आएगा और वो चेन शेंग को कान से पकड़कर बाहर खींचकर निकाल देगा। मगर चेन शेंग ऐसा कोई भी मौका नहीं देता। वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके उस एग्जाम में फेल होते जा रहे थे और चेन शेंग बहुत ही आसानी से सारे के सारे स्क्रॉल्स कंप्लीट करता जा रहा था। ये देखकर वो एग्जामिनर्स भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का क्या चीज है। ऐसा लग रहा था कि चेन शेंग हर एक सवाल जानता है और हर एक सवाल का जवाब भी जानता है। उसने सारे के सारे स्क्रॉल्स लिखना शुरू कर दिए थे और कुछ ही टाइम के अंदर उसने बहुत सारे स्क्रॉल्स कंप्लीट कर दिए थे। ये देखकर वो एग्जामिनर भी हैरान हो गया था और देखते ही देखते एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और चेन शेंग सबसे आखिर में उस एग्जाम रूम से बाहर निकलता है तो वो सारे ही लोग सरप्राइज होते हैं कि ये लड़का सबसे लास्ट में आया है। इसका मतलब ये है कि इसने एग्जाम कंप्लीट किया है और ये बहुत ही आसानी से पास भी हो जाएगा। मगर ये लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का है। इससे पहले लेजेंडरी वान जी वो एक ऑर्डिनरी बंदा बनकर इस एग्जाम में आया था और उसने भी सेम इसी तरह ही एक एग्जाम पास किया था। क्या ये लड़का भी वान जी की तरह ही एक लेजेंड बनने वाला है? मगर यहाँ पर एल्डर साओ के पास एक छोटी सी चिट आती है। उसे पढ़ने के बाद एल्डर साओ के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे जो चिट मिली थी उसमें एक लेडी शू नाम की लड़की ने उसे कुछ लिख कर भेजा था। जब अगले दिन वहां पर उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई जाती है जो कि पास हुए थे, वो सारे ही लोग वहां पर जमा हो गए थे और जैसे ही चेन शेंग वहां पर अपना नाम देखने के लिए आता है तो वो मोटा चेन शेंग को यहाँ पर मिलता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मेरा नाम इस लिस्ट में ना आता। वैसे इस लिस्ट में टॉप में तुम्हारा नाम आया है, तुम जरूर शाओ ही हो। तो चेन शेंग कहता है कि नहीं, मेरा नाम चेन शेंग है। उसका नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं होता, जिस पर डीन भी काफी डिसअपॉइंट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एल्डर साओ वो बाहर आता है तो चेन शेंग उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रिजल्ट लिस्ट में मेरा नाम कहीं भी नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है? तो फिर एल्डर साओ कहता है अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं तो फिर मैं क्या करूँ? मगर चेन शेंग कहता है मैंने सारे के सारे सवाल लिखे थे और हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, उसके बावजूद भी मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं। तो फिर एल्डर साओ कहता है तुम्हारे नाम की किसे परवाह है? तुम्हें लगता है कि तुम कोई खास हो? मगर बाहर मौजूद वो यंग मास्टर आता है और वो कहता है कि इसका नाम लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि इसने सारे सवालों के जवाब लिखे हैं। मगर एल्डर साओ उस लड़के को कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं, जाओ अपना काम करो। पर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम जानते हो ना कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा तुम्हें, बताओ आखिर तुमने ऐसे फेल क्यों किया है? तो एल्डर साओ कहता है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, इसीलिए फिर कभी बात करेंगे। ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है तो वो यंग मास्टर कहता है तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो, तुम्हारी तो। ये कहते ही वो एक पत्थर उठाकर एल्डर साओ के पीठ पर दे मारता है, जिस पर एल्डर साओ को गुस्सा आता है और वो कहता है टैंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एल्डर्स की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। मगर चेन शेंग कहता है कि ब्रदर टैंग ऐसी कोई बात नहीं, अगर हेवनली डाओ अकेडमी मुझे अपनी अकेडमी में नहीं आने दे रही तो फिर मैं किसी और अकेडमी में ट्राई कर लूंगा। जिस पर टैंग कहता है तुम्हें बिला वजह फेल किया गया है, तुम इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तो फिर चेंग शेंग कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करता, वैसे भी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इससे बस अपना ही नुकसान होता है और मुझे ये अकेडमी पसंद नहीं आई है, इसीलिए मैं किसी और अकेडमी में जाकर एडमिशन ले लूंगा। ये सुनकर टैंग 36 कहता है कि तुम वाकई लाजवाब हो। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहां पर टैंग 30 वो अपने बारे में बताता है कि मैं भी इसी हेवनली डाओ अकेडमी का ही डिसाइपल हूँ, मगर उसके बावजूद मुझे ये अकेडमी बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके बाद चेन शेंग उससे उसका नाम पूछता है तो टैंग कहता है कि मुझे टैंग 36 कहते हैं। तो फिर चेन शेंग भी उसे अपने बारे में बताता है और फिर वो टैंग 36 से कहता है कि तुम्हारे नाम के साथ 36 क्यों है, क्या तुम अपने फादर के 36 चाइल्ड हो? तो टैंग 36 कहता है कि ऐसा नहीं है, ये असल में रैंकिंग है, मैं अजूरा क्लाउड रैंकिंग में 36 पोजीशन पर आता हूँ। मुझे इतनी दूर की पोजीशन मिली है जिसकी वजह से मैंने अपने नाम के साथ
36 जोड़ दिया है ताकि जब भी कोई शख्स मुझे 36 के साथ बुलाए तो मुझे शर्मिंदगी फील हो और उसके लिए फिर से मैं मेहनत करके आगे बढ़ूं। तो चेनशिंग कहता है अज़ूरा क्लाउड रैंकिंग ये क्या होती है? तो फिर टैंक 36 कहता है कि ये हमारी यंगर जनरेशन की रैंकिंग से हमारे ग्रेट ज़ू में जितने भी यंगर जनरेशन है उन सब की रैंकिंग्स इसमें लिखी जाती है और हम लोगों को फर्स्ट पोजीशन के लिए हर बार चांस मिलता है और हम लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। और फिर वहां पर जब खाना लाया जाता है तो फिर चेनशिंग हैरान होता है कि ये तो बहुत ही महंगा खाना है। वो देखता है कि वहां पे एक से बढ़कर एक चीज लाई जा रही होती है जिस पर चेनशिंग काफी हैरान होता है कि ये चीजें बहुत महंगी हैं और इस मौसम में तो ये चीजें अवेलेबल भी नहीं होती, पर ये इस मौसम में पीने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। इन्हें खाने से बॉडी में हीट जनरेट होती है। और यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि ब्रदर मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही ऑर्डर करवाया है। तो चेनशिंग कहता है ये बंदा तो काफी मेहमान नवाज है, बेहतर है कि मुझे कोई और डिमांड नहीं करनी चाहिए। वो एक छोटा सा बाउल उठाकर उससे कुछ खा रहा होता है मगर टैंक 36 उसकी प्लेट में कुछ और खाना डाल देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। और वैसे बताओ तो सही कि तुम आखिर कहाँ से आए हो, तुम यहाँ के नहीं लग रहे। तो चेनशिंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं इससे पहले अपने मास्टर के साथ मेडिसिन को प्रैक्टिस किया करता था, मैं शिनिंग से आया हूँ। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि शिनिंग वो तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और ग्रेट ज़ू की बिल्कुल लास्ट में मौजूद है। वो चेनशिंग से कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो चेनशिंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मुझे मेरे मास्टर और मेरे बड़े भाई ने पाल कर बड़ा किया है। इतने में हमें उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक लड़का एक रिवर के पास से गुजर रहा होता है और वहां पर उस रिवर में एक बास्केट के साथ एक छोटा सा बेबी बहते हुए उस रिवर से आगे जा रहा होता है। ये देखते ही वो लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और वो पैरों से भी लंगड़ा होता है और उसके बावजूद भी वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस रिवर की तरफ जा रहा होता है। हालांकि वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था मगर उसके बावजूद भी वो लड़का पानी में उतर जाता है और उस बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के की एक आंख भी खराब है मगर जैसे ही उस रिवर के ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर होता है तो वो लड़का उस बच्चे को बचाने के लिए उस ड्रैगन के सामने डट जाता है। मगर इससे पहले कि वो ड्रैगन को अटैक करता अचानक से वहां पर उसका मास्टर अपीयर होता है और वो मास्टर एक हेवनली मास्टर होता है जो कि इतना ताकतवर होता है कि वो अपने सिंगल अटैक के साथ उस ड्रैगन की एक मूंछ काट देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। और वो लड़का उस छोटे से बेबी को उठाकर फौरन से अपने घर की तरफ ले आता है और हमें बताया जाता है कि जब चेनशिंग थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में एक छोटी सी बीमारी आ जाती है जिसे ठीक करने के लिए उसके मास्टर ने एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज किया था और उसकी खराब हेल्थ की वजह से उसके मास्टर ने उसे चेनशिंग का नाम दिया था। इसका मतलब होता है गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छी किस्मत वाला। और उसका बिग ब्रदर वो उसके लिए दिन रात एक करता है और उसकी सेवा करता ही रहता है और उसे ठीक करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उन लोगों के मास्टर ने उन लोगों को कभी भी कल्टीवेशन नहीं सिखाई, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीड किया करते थे और उनका इसके अलावा और कोई काम नहीं था, सिर्फ और बुक्स को ही रीड करते रहना। यहाँ तक कि वो लोग पूरी लाइब्रेरी को ही अपने दिमाग में स्कैन करके या पूरी तरह से सेव कर लेते हैं। और क्योंकि चेनशिंग अभी बहुत ही छोटा होता है तो उसका ब्रदर वो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है और उसे एक से बढ़कर एक बुक ला कर देता है। मगर चेनशिंग जब वो एक छोटी सी मिस्टेक करता है तो उसके लिए मास्टर उसकी हाथ पर एक स्टिक मारता है, यानी कि गलती करने पर उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। और हमें बताया जाता है कि वो सारी की सारी बुक्स को पढ़ लेता है और कहता है कि मैंने 3000 स्क्रॉल बुक्स को पूरी तरह से रीड कर लिया है। और वो बताता है कि जब शिनिंग में पीच ब्लॉसम का मौसम आता है तो फिर वहां पर एक व्हाइट क्रेन एक मैसेज लेकर आती है। मेरे मास्टर ने शू फैमिली के एक ग्रैंडफादर को रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए उस ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी उसके डिसाइपल से करने के लिए एक लेटर भेजा था। मास्टर वो लेटर यूरेन को देता है मगर यूरेन वो लेटर अपने छोटे भाई को दे देता है जो कि असल में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। और यहाँ पर चेनशिंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि वो लड़की आखिर है कौन। उस लड़की ने जब
चेनशेंग को खत भेजा था तो उसने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो फिर मुझे ढूंढने के लिए कैपिटल सिटी में आना, वहाँ मैं तुम्हें बहुत ही मजे मजे के खाने खिलाऊंगी और हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे और बहुत ज्यादा जगहों पर घूमेंगे। और बहुत सारी बातें उसने चेनशेंग के लिए लिखी थी जिस पर चेनशेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उस लड़की से मिलने के लिए वो अब माउंटेन से बाहर जाना चाहता था। और जब उसके जाने का वक्त आ जाता है तो फिर अचानक एक डिजीज उसकी बॉडी पर हमला कर देती है, जिसके बाद हमने देखा था कि उसकी बॉडी पर अजीब तरह की पल्स रिलीज होना शुरू हो गई थी, यानी कि उसकी वेन्स पूरी तरह से गोल्डन कलर की हो जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब उसका भाई वहां पर उसे देखता है तो वो भी बिल्कुल डर सा जाता है और वो मास्टर को बुला कर लाता है। और जब चेनशेंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका मास्टर उसके सामने खड़ा है और वो अभी भी जिंदा है। और उसका मास्टर चेनशेंग को कहता है कि तुम्हारी ये डिजीज कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, इसका कोई इलाज नहीं। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, मगर चेनशेंग डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी किस्मत को बदल देगा। जब वो अपनी जर्नी पर निकलने वाला होता है तो उसका मास्टर उसे बताता है कि पिछले 800 साल में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो कि अपनी किस्मत बदल पाए हैं और वो सारे के सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे। तो चेनशेंग अपने मास्टर से कहता है मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ। तो उसका मास्टर कहता है ठीक है, तो फिर तुम्हें कैपिटल सिटी जाना होगा और वहाँ पर किसी भी अकेडमी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी होगी, जिसके बाद उसे कल्टीवेशन की दुनिया में ये पता चलेगा कि उसे अपनी किस्मत को किस तरह बदलना है। मगर उसका ब्रदर वो उसके लिए एक सोड और एक नयाम लेकर आता है और उससे कहता है कि ये अपने साथ ले जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये जरूर कर लोगे और हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सोड असल में मास्टर ने उस अज़ूर ड्रैगन के मूड से बनाया होता है, जिसके अंदर अज़ूर ड्रैगन पावर मौजूद होती है। ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद टैंक 36 कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी स्टोरी, तुम तो काफी दिलचस्प हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी किस्मत को बदलने निकल पड़े हो। यूं समझ लो कि अब डिवाइन कैपिटल के अंदर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हेवनली डाओ अकेडमी वो तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर रही है, जबकि तुम तो यहाँ पर पहली बार आए हो। शायद ये सब कुछ तुम्हारे उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा। मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी मंगेतर आखिर है कौन और उसका किस फैमिली से ताल्लुक है। तो चेनशेंग कहता है उसकी फैमिली वो भी डिवाइन कैपिटल के ही अंदर मौजूद होगी, उसका नाम शू यूरोंग है। ये नाम सुनते ही यहाँ पर टैंक 36 तो चौंक जाता है और कहता है शू यूरोंग। तो चेनशेंग कहता है क्या तुमने ये नाम सुना है, क्या तुम उस लड़की से मिल चुके हो। तो टैंक 36 कहता है तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो उसने 10 साल में ही अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया था और उसे इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 डिसाइपल माना जाता है और वो अज़ूरा क्लाउड रैंकिंग में टॉप पर आती है। और यही नहीं बल्कि वो फ्यूचर की होली मैदान बनने वाली है। यकीन नहीं आता कि इतनी ग्रेट कल्टीवेटर तुम्हारी फियांसे है। क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम उसी लड़की से शादी करने वाले हो। तो चेनशेंग कहता है मैंने उस लड़की को देखा नहीं है, मैंने सिर्फ बचपन में ही उसकी बातें सुनी है, वो भी सिर्फ लेटर्स के जरिए। जब वो छोटी थी तो उसे सिर्फ खेलना और घूमना फिरना पसंद था। वो बार बार मुझे लेटर लिखती थी कि मैं कैपिटल सिटी आ जाऊं। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी है। ये बात सुनते ही टैंक 36 कहता है अब समझ में आ रहा है कि हेवनली डाओ अकेडमी तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर रही है। शायद इस अकेडमी के डिवाइन जनरल को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा कि तुम अब यहाँ पे आने वाले हो। ये सुनकर चेनशेंग कहता है कि डिवाइन जनरल। तो फिर टैंक 36 को उसे बताता है कि डिवाइन जनरल जो कि कैपिटल सिटी के मेजर फैमिली का एक खास जनरल है और तुम्हारा होने वाला ससुर भी है। अगर ये बात यहाँ पे फैल गई कि शू यूरोंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम जो कि कल्टीवेशन में 0 हो, तो ये बात हर जगह शू फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी और खास तौर पर तुम्हारा फ्यूचर फादर इन लॉ वो तो इतना बेरहम है कि शायद आज रात ही खत्म कर देगा। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो एक पत्थर दिल इंसान है और अपने रूल्स को लेकर वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो किसी और की बात मानता ही नहीं। इतना सुनने के बाद यहाँ पर चेनशेंग फौरन से शहर से बाहर जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे मिस शू के साथ अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था, मुझे उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मेरे ख्याल से ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें वापस ले जाकर दे देता हूँ। इतना कहने के बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, पीछे उसका फादर इन लॉ आने वाला होता है जो कि एक हेवनली जनरल होता है। वो आते ही उससे कहता है कि बच्चे
वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हवाले कर दो और इस कैपिटल सिटी से कहीं दूर चले जाओ, वरना कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही चेनशिंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैं मिस शू यूरोंग को खुद अपने हाथों से देना चाहता हूँ और उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो वो जनरल कहता है ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, मैं उसका फादर हूँ, इसीलिए तुम्हें ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसे देने की कोई जरूरत नहीं। मगर चेनशिंग अपनी जिद पे अड़ जाता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो मैं उसी को ही दूंगा। ये सुनकर वो जनरल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर की होली माइडान वो क्लाउड रैंकिंग को छोड़कर तुम्हारे पास चल कर आएगी? क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है? मगर चेनशिंग साफ साफ मना कर देता है कि वो ये लेटर उस जनरल को नहीं देगा, जिस पर वो जनरल गुस्से में आकर अपने घोड़े के साथ उसके नोकीले पंजों से जैसे ही चेनशिंग पे हमला करता है तो चेनशिंग पीछे हट जाता है। मगर वो घोड़ा दोबारा से उसकी तरफ आता है और उसे एक जोरदार पंजा मारकर वहां से पीछे धकेलता है, जिसकी वजह से चेनशिंग के मुंह से खून निकल आता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस घोड़े की तरफ कुछ नीडल्स थ्रो करता है, जो कि उसको बिल्कुल सही निशाने पे लगती है और वो घोड़ा बिल्कुल पागल सा हो जाता है और यहाँ वहां उछलना शुरू कर देता है, जिससे वो जनरल फौरन नीचे आ जाता है और आते ही चेनशिंग से कहता है इस तरह की बेकार सी ट्रिक्स यूज करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक कल्टिवेटर नहीं हो, एक मामूली इंसान होकर तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो। तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये कहते ही वो अपनी सोड निकालकर चेनशिंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालता है तो चेनशिंग उस हल्के से ग्रेविटी प्रेशर के सामने भी बिल्कुल दब सा जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो उस जनरल से कहता है कि बस मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, मैं ये लेटर खुद से मिस शू को देना चाहता हूँ। ये बात तो उस जनरल को और भी ज्यादा भड़का देती है, जिससे वो अपनी सोड निकालता है और उसकी तरफ बहुत सारे एनर्जी वेव अटैक करता है, जो कि सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखते ही चेनशिंग कहता है कि 3000 स्क्रॉल के अंदर हर एक अटैक और हर एक फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो उस अटैक को काउंटर करने के लिए फौरन से अपनी सारी की सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके माइंड स्पेस के अंदर 3000 स्क्रॉल्स वो आ जाते हैं और वो उन्हें देखते हुए कहता है कि इस दुनिया में ऐसी हर एक चीज जो कि एग्जिस्ट करती है उसे रिजॉल्व करने के लिए एक ना एक मेथड मौजूद है। इतना कहने के बाद वो उन मेथड्स में से एक मेथड को चूज करता है, जिससे वहां पर वो हेवनली लाइटनिंग को समन कर लेता है और वो लाइटनिंग जब चेनशिंग के आसपास गिरती है तो वो उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर उस जनरल के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इस लड़के ने हेवनली लाइटनिंग कैसे समन कर ली, मेरे हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनशिंग वो अपनी अज़ूरा ड्रैगन सोड निकालता है तो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल अज़ूरा ड्रैगन आ जाता है, जो कि पलक झपकते ही उस जनरल के आर पार चला जाता है और वो जनरल देखता है कि चेनशिंग वो उसके बेहद करीब आ पहुंचा है। मगर इससे पहले कि चेनशिंग कोई हमला करता वो जनरल उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से चेनशिंग की वो नयाम हल्की सी क्रैक हो जाती है और वो खुद दूर एक दीवार पे जा लगता है। और यहाँ पर वो जनरल बिल्कुल हैरान होकर कहता है इस लड़के के पास ये छोटी सोड और वो इसकी नयाम और ऊपर से अज़ूरा ड्रैगन ओरा, ये लड़का मेरे लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, मुझे इसे यहीं पे ही खत्म कर देना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी सोड फॉर्मेशन के जरिए वहां पर एक ब्लड फ्लड लेकर आता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ रिलीज करता है तो वो एनर्जी पूरे आसमान तक फैल जाती है और दूर दूर से देखी जा रही थी, यहाँ तक कि टांग 36 जब वो देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो जनरल शीजी है, शायद उसने अपने स्टार डोमेन को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर जनरल शीजी वो चेनशिंग से कह रहा होता है कि मेरी बेटी के पास ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन है, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खास है। तो चेनशिंग कहता है तो मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? ये कहते ही वो अपनी सोड निकालता है और कहता है कि इस दुनिया में मौजूद हर शख्स यूनिक है। पहले तो मैं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस करना चाहता था, पर क्योंकि अब मैं तुम्हारी फॉर्मेशंस को तोड़ सकता हूँ और तुम्हारे इस स्टार डोमेन को भी तोड़ सकता हूँ, तो अब मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए जिद पे अड़ जाते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इससे पहले कि वो जनरल अटैक करता अचानक से एक छोटा सा एलेक्सियर आता है, जिसके अंदर से कुछ फ्लावर लीव्स निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है वो एक लोटस, जो कि अपनी छोटी छोटी पत्तियां बिखेरता है। हर एक पत्ती से एक लोटस बाहर निकलता है, जो कि उस पूरे के पूरे डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और हम वहां पर एक और
लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्डर मोयू होता है। वो आते ही कहती है कि जनरल, तुम्हारा ये स्टार डोमेन तो आज भी बिल्कुल पहले की तरह बहुत ही सॉफ्ट है और इतनी आसानी से ब्रेक हो जाता है। अभी तो मैंने अपना पूरा अटैक भी नहीं किया था और ये ब्रेक हो गई। मगर जनरल उसे कहता है कि मिस मोयू, ये मेरा फैमिली मैटर है और उसे मैं खुद से रिजॉल्व करना चाहता हूँ, इसीलिए आप प्लीज इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो। तो मिस मोयू कहती है कि तुम्हारे आपस में जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं तुम रिजॉल्व कर लेना, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर जहाँ तक बात इस लड़के की है तो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डीन ने इसके लिए एक ऑर्डर जारी किया है। ये कहने के साथ वो जैसे ही स्क्रॉल खोलती है तो सारे ही लोग उस ऑर्डर के आगे झुक जाते हैं और सब लोग सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीन ने क्या ऑर्डर दिया है। वो लड़की उन लोगों को पढ़ के बताती है कि डिवाइन मास्टर ने शीनिंग स्टूडेंट चेन शेंग को अपने पैलेस पे बुलाया है। आज से वो इसी कैपिटल के अंदर रहेगा और अकेडमी का हिस्सा बनकर रहेगा। ये बात उस जनरल को चौंका देती है और वो कहता है ये नामुमकिन है, ये लड़का एक नाकारा बंदा है और आखिर हेवनली डाउ अकेडमी इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। मगर मिस मोयू से कहती है जनरल, तुम लोग अपने फैमिली मैटर फिर कभी रिजॉल्व कर लेना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बार इस लड़के को छूना तक चाहिए। अगर तुमने इसे छुआ तो फिर तुम डिवाइन मास्टर को अच्छी तरह जानते हो कि उनका ऑर्डर ना मानना मौत को दावत देने के बराबर है। और यहाँ पर टांग 36 वो चेनशेंग से कहता है क्या तुमने इसके स्टार डोमेन को तोड़ दिया? तो चेनशेंग कहता है ये तो बस मैंने गुस्से में कर दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो टांग 36 कहता है तुम कहाँ चले? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चेनशेंग वो टांग 36 को लेकर अपने साथ जा रहा होता है और वो कहता है कि कैपिटल सिटी में मुझे एक नया दोस्त मिल गया। जनरल वहाँ पर बैठा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।